अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बच्चों, इसमें हम पहले सीखेंगे पिछले वीडियो के साथ कंटिन्यू टी में आप इसको देख लीजिए, तब ये ठीक से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक LR सर्किट बनाते हैं। पहले ये एक हमारा LR सर्किट है। अब LR तो आप जानते ही हैं, शाबाश। इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है। इस LR सर्किट का हमें इम्पीडियंस देखना है। व्हाट इज इम्पीडियंस? शाबाश। इफेक्टिव अपोजिशन या इफेक्टिव रिएक्टेंस। कैसे डिनोट करते हैं? Z। इस सर्किट की हमें इफेक्टिव रिएक्टेंस निकालनी है, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक फेजर मेथड जो है यूज करेंगे। मतलब हम एक फेजर ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर की तरह एक फेजर ड्रॉ करते हैं पहले। और ये फेजर क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। देखिए, मैं इस तरह से करूंगा। चलो, मैं पहले फेजर को रहने देता हूं। मैं इस तरह से करता हूं कि मैं लिखता हूं, भाई इस रेजिस्टर में जो करंट पास होती है, AC सोर्स इसमें से करंट सेंड करेगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर होगी उसको हम VR से डिनोट करेंगे। तो वो VR किसके बराबर होगा? RMS करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। देखिए, V होता है IR, मगर I क्या जब हम कहेंगे करंट इन एन AC सर्किट, यानी AC सोर्स ने करंट भेज दी है इसमें से, जब AC करंट है तो उस AC करंट को हम I से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि उस AC करंट को जब मैं कहूँगा इसमें से 10 एम्पियर AC करंट है, इसमें से AC है यानी अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें से AC है कितना? AC है इसमें से 10 एम्पियर, अल्टरनेटिंग करंट इसमें से जा रही है 10 एम्पियर। तो वो जो 10 एम्पियर है, वो 10 एम्पियर कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू है क्या? नहीं। मीन वैल्यू है? नहीं। वो फिर क्या है? वो है RMS वैल्यू, वो है वर्चुअल वैल्यू, वो है इफेक्टिव वैल्यू। तीनों नाम एक ही क्वांटिटी के हैं। So when we say 10 amperes current is passing, an alternating current of 10 amperes is passing through this circuit, we mean to say that the effective value of AC or RMS value of AC or virtual value of AC in this circuit is 10 amperes. तो करंट जब मैं कहूँगा इतनी है इस सर्किट में से, AC है लेकिन इतनी है, तो उस जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ वो कौन सा वैल्यू बोल रहा हूँ? वो मैं हमेशा वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू बोल रहा हूँ। इसलिए यहाँ DC में होता तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज I इंटू R, लेकिन यहाँ मैं हमेशा लिखूंगा IV इंटू R या फिर I इफेक्टिव इंटू R या फिर I RMS इंटू R, ताकि ये पता चले ये करंट RMS करंट होती है, ये उसका इफेक्टिव वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इस इंडक्टर के अक्रॉस दे दूंगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिनोट करूंगा VL, तो इसमें से भी करंट की वही डायरेक्शन होगी, वही वैसी ही करंट, उतनी ही करंट होगी IV। मगर मैं IV तो करंट के लिए लिख रहा हूं, लेकिन इसका अपोजिशन जो है वो R नहीं है, इसका अपोजिशन है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसका सिंबल है XL। अब मेरे पास है VR इज इक्वल टू IV इंटू R, मेरे पास है VL इज इक्वल टू IV इंटू XL। अब मैं एक फेजर ड्रॉ करता हूं। चलिए, मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, साथ में मैं ये भी देखूंगा कि ये आपकी वीडियो में आ रहा है या नहीं। अभी जा, हाँ ये आ गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए, ये एक फेजर है, एक वेक्टर की तरह ड्रॉ किया जाता है। इसकी भी लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R, सपोज अगर वो 5 वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट अगर है, या चलिए 50 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट? रेजिस्टर, तो मैं एक फेजर ड्रॉ करूंगा ताकि उस 50 वोल्ट को रिप्रेजेंट करे। चलिए, मैं 5 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन खींच लूंगा, सामने एक एरो रखूंगा, 50 वोल्ट को मुझे रिप्रेजेंट करना है। इस स्ट्रेट लाइन से मैं कहूँगा 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 10 वोल्ट।
तो मैं 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा 50 वोल्ट्स के लिए, जैसे वेक्टर्स में हम करते हैं। लेकिन ये वेक्टर को क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फेजर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्केलर है कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज। अब इसने रिप्रेजेंट किया पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस व्हाट, आर, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसका वी आर। ठीक है भाई। अगर मुझे करंट को भी रिप्रेजेंट करना होगा, मैं एक फेजर डालता हूं ना दूसरा, जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस, और मान लीजिए कहीं पर इंडक्टर्स में मैंने आपको दिखाया था, कैपेसिटर में भी क्या कि अगर यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है वी एल, और इसमें से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान था फेज डिफरेंस, तो मैंने करंट को यहाँ से जब रिप्रेजेंट किया तो मैंने यहाँ पर बनाया ना फेज डिफरेंस π/2। मैंने कहा ये फेजर रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, ये फेजर रिप्रेजेंट करेगा किसको, करंट को, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, फेज डिफरेंस का एंगल है, वो है π/2। इसी तरह से जब मैं एक फेजर ड्रॉ करूंगा टू रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, अब मैं दूसरा फेजर ड्रॉ करूंगा टू रिप्रेजेंट द करंट थ्रू रेजिस्टर, मगर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं होती वोल्टेज के दरमियान और करंट के दरमियान, किसमें, एक रेजिस्टर में। तो क्या मैं, अगर मैंने वोल्टेज को यहां से इस फेजर से रिप्रेजेंट किया, तो क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा करंट के फेजर से को, नहीं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसका मतलब उनके दरमियान एक एंगल आ गया, और वो एंगल क्या है, वो एंगल है एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, किसके दरमियान, वोल्टेज एंड करंट के दरमियान। लेकिन इसमें तो कोई फेज डिफरेंस है नहीं, तो ये तो एक ओमिक कंडक्टर है, तो हम इस तरह से फेज डिफरेंस नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस फेजर से रिप्रेजेंट होता है, मगर करंट और वोल्टेज के दरमियान इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं, लिहाजा ये अगर फेजर है फॉर वोल्टेज, यहाँ से ही फेजर होगा, ऐसा ही इसी डायरेक्शन में फेजर होगा फॉर करंट आई वी। जो इसमें से करंट है उसका फेजर भी वही होगा, वैसे ही होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं इस की पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे फेजर से रिप्रेजेंट करूंगा। चलिए, इसके लिए मैं एक ऐसा ही फेजर ड्रॉ करता हूं, लेकिन यहां से करूंगा ड्रॉ, ये रिप्रेजेंट करेगा, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैंने और एक फेजर ड्रॉ किया, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जो है, इसके अक्रॉस क्या था, 50 वोल्ट। अब मान लीजिए, थोड़ा सा लंबा करेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, रेजिस्टर के दरमियान हमने माना था 50 वोल्ट। अब मान लीजिए इसके अक्रॉस है 30 वोल्ट्स, तो मैं एक फेजर ड्रॉ करूंगा। 30 वोल्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, 3 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर लेंथ का फेजर, यानी 30 वोल्ट को वो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारे 10 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे बता रहा हूं। तो अब ये फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो मैं इसको लिखूंगा वी एल, जैसा इसको लिखा था वी आर। अब इंडक्टर में से जो करंट है उसके लिए भी एक फेजर ड्रॉ करना होगा, लेकिन जो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो वोल्टेज है और इसका जो करंट है, उनके दरमियान एक फेज डिफरेंस होता है, वो आप जानते हैं। तो अगर ये प्योर इंडक्टर होगा तो फेज डिफरेंस 90 होगा। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि भाई अगर ये फेजर रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज, अगर ये वाला फेजर रिप्रेजेंट करेगा, शाबाश, किसको, वोल्टेज को अक्रॉस दिस इंडक्टर, तो एक फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें से करंट को, शाबाश, रिप्रेजेंट करने के लिए। एक फेजर इसकी करंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन उस फेजर और इस वोल्टेज के फेजर के दरमियान एंगल 90 होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो करंट है, जो करंट की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें भी है, किसमें, इंडक्टर में भी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने रेजिस्टर की करंट को इस फेजर से यहां से रिप्रेजेंट करवाया, तो इंडक्टर का जो करंट का फेजर होगा इंडक्टर के लिए, वो भी यहीं से होगा, और वोल्टेज का फेजर यहां से होगा। आप देख लीजिए, अब करंट का फेजर ये है, वी आई लिखा है। रेजिस्टर के लिए दोनों फेजर्स, रेजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट के फेजर्स दोनों एक डायरेक्शन में हैं, लेकिन इंडक्टर के लिए दो फेजर्स एक डायरेक्शन में नहीं है, उनके दरमियान एंगल 90 है। ये इंडक्टर का वोल्टेज का फेजर है और ये इंडक्टर के लिए करंट का फेजर है। क्योंकि इन दोनों के दरमियान, शाबाश, क्या होता है, एंगल 90 डिग्री, तो वो ये यहां पर आ गया 90 डिग्री। ये
ठीक है भाई। और क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है वोल्टेज और करंट के दरमियान इन केस ऑफ व्हाट, रेजिस्टर, तो ये देखें रेजिस्टर का ये वोल्टेज का फेजर है। मैं कितने एरोज डालता हूं भाई, कितने एरोज डालता हूं, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज का फेजर, करंट का फेजर एक ही डायरेक्शन में फॉर रेजिस्टर, लेकिन करंट का फेजर तो ये है ही, ठीक है। वोल्टेज का फेजर ये फॉर इंडक्टर, एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज 90 डिग्री। और भाई समझ में आ गई बात कि नहीं, आपको कहाँ समझ में आता है? अब ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो। मैं कहता हूँ ये फेजर, इसको अभी भूल जाओ, ये फेजर वोल्टेज का है और करंट का भी फेजर वही से है। दोनों फेजर जो है वोल्टेज एंड करंट के फेजर्स जो है इस रेजिस्टर के लिए एक ही डायरेक्शन में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस तो है ही नहीं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर दिस रेजिस्टर। मगर वोल्टेज एंड करंट के लिए फेज डिफरेंस 90 का है फॉर दिस इंडक्टर, तो मैं वोल्टेज का फेजर यहां से डाल दूंगा। करंट का तो ये है ही, ये करंट का फेजर यहां से है इसके लिए भी और इसके लिए भी, मगर वोल्टेज का फेजर यहां से है रेजिस्टर के लिए, वोल्टेज का फेजर यहां से डलेगा किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तब जाके इंडक्टर की वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल ऑफ फेज डिफरेंस 90 आएगा। ये अब मैं इसको पूरा करूंगा। और ये जो डायगोनल होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी नेट वोल्टेज, ठीक है ना। रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ बी जो है वो इससे रिप्रेजेंट होगा। चलिए मैं ये ओ ए ओ बी इसका नाम रखता हूं सी, तो ओ सी इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, नाउ ओ ए एंड ओ बी। अगर मैं ये रिजल्टेंट है, वो हमारा डस्टर कहाँ गया, ये है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। मैं मान के चलता हूं ये एंगल यहां पर है सपोज फाइव। अब बताइए अगर मुझे ये ओ सी निकालना हो तो मैं ओ सी कैसे निकालूंगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है भाई सीधा। तो खाली ओ सी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब ए सी के बदले मैं ओ बी लिख सकता हूं, तो ओ बी स्क्वायर, ठीक है। देन दिस ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वी आर ऊपर स्क्वायर, प्लस ये ओ बी क्या रिप्रेजेंट करता है, वी एल। तो ये क्या है, ये इस वी आर और वी एल का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये उस रिजल्टेंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो मैं इसका नाम क्या रखूंगा इस रिजल्टेंट वोल्टेज का, चलिए इसका नाम रखते हैं ई। तो ये है रिजल्टेंट वोल्टेज ई। अब वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो मैंने वेक्टर साइन तो रखूंगा नहीं। अब मैं कैसे लिखूंगा ये आप देख लीजिए। मैं इसमें लिख सकता हूँ ये जो ई है, ये ई किसके बराबर होगा, ये होगा इधर स्क्वायर रूट ऑफ, ये वी आर मैंने अभी अभी लिखा था, वी आई वी इंटू आर ऊपर स्क्वायर, प्लस वी एल, शाबाश, एक्स एल इंटू, शाबाश, आई वी इंटू एक्स एल ऊपर स्क्वायर। देन वी कैन राइट ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वी स्क्वायर को कॉमन लेंगे एंड वी गेट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अच्छा, अगर करंट इसमें आई वी है और ये जो आपका नेट वोल्टेज है, ये जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है ई, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आई वी इंटू जो आपका नेट अपोजिशन है। वोल्टेज किसके बराबर होता है, आई इंटू आर, करंट इंटू अपोजिशन। तो करंट क्या है, आई वी इस सर्किट में से, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, और इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, अपोजिशन होगा, उसको आप डिनोट करेंगे बाय जेड, क्योंकि वही इंपीडेंस है। उसको तो आप अपोजिशन, उसको आप रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, उसको आप इफेक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और उस इफेक्टिव रिएक्टेंस को शॉर्ट में आप इंपीडेंस कहते हैं। तो इस ई के बदले ये ई नेट वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये करंट इनटू नेट अपोजिशन होगा,
voltage is current into resistance, current into opposition. So current into net opposition या effective opposition. Effective opposition means effective reactance. Effective reactance means impedance. तो हम इस E के बदले IV इंटू Z लिखेंगे। और आप ज़रा देख लीजिए, ये स्क्वायर से जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ये IV बाहर आएगा और अंदर आपको क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, तो आपका Z जो है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ज़रा बताइए, अगर ये दोनों रेजिस्टर्स होते तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाता? पहले ये नीचे दिखाई देता है या नहीं, कहाँ दिखाई देता है? कौन सा स्टेप मिस हो गया इसमें? ज़रा ये सॉरी देखते रहिए। नीचे वाला स्टेप ये मैं अभी करूँगा, ऊपर लिखूँगा। तो क्या आ गया ये? Z इज इक्वल टू, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ R square plus XL square. Now what is this Z? This Z is the impedance of the circuit. ये इस LR का impedance है. This is the impedance of this LR circuit. It means it is the effective opposition. It is the effective reactance of this circuit. अब देखिए, मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पर L और R नहीं होता, R1 और R2 होता, अगर आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल रहे होते तो आपको क्या निकलता? R1 प्लस R2। तो कहीं पर कोई स्क्वायर रूट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा, ये जब इफेक्टिव अपोजिशन, इफेक्टिव रिएक्टेंस यानी इम्पीडेंस LR सर्किट में देखते हैं, उसकी नेट अपोजिशन, मान लीजिए नेट रेजिस्टेंस उसकी R1 XL प्लस R नहीं होता, यहाँ पर होना चाहिए था ना XL प्लस R, लेकिन यहाँ पर आता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। मतलब जब एक ओहमिक और एक नॉन ओहमिक कंडक्टर आप कंपोनेंट आपके सर्किट में हो, जैसे कि इस LR में है, तब आपकी इफेक्टिव अपोजिशन, तब आपकी इफेक्टिव रिएक्टेंस, उन दोनों की रिएक्टेंसेस, उन दोनों की अपोजिशंस को सम, इंडिविजुअल अपोजिशंस को सम करके नहीं निकलता है जिस तरह रेजिस्टर में निकलता है, बल्कि तब आपको निकलता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इसके बदले L ओमेगा फिर स्क्वायर, क्योंकि ये L ओमेगा के बराबर होता है, ये XL, ठीक है ना। फिर आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 2 पाई न्यू L होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इस ओमेगा का वैल्यू देते हैं 2 पाई न्यू, तो वहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर मीन्स 2 पाई न्यू का भी स्क्वायर और L का भी स्क्वायर, तो ये आ जाता है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ LR नहीं है, आपके पास RC सर्किट होता। RC में क्या है? कैपेसिटर है, और नहीं हाँ RC, तो कैपेसिटर है और यहाँ पर ये R है, ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर। तो यहाँ से रिप्रेजेंट होता फिर से VR। अब यहाँ से क्या रिप्रेजेंट होता? उस वक्त ये जो फेजर्स आपने ड्रॉ किए, शाबाश, यहाँ से आपने रिप्रेजेंट किया, यहाँ से आप इस वाले सर्किट में भी आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते VR, मगर यहाँ से आप रिप्रेजेंट करते आप VC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर। तो ये डायग्राम वैसी ही बनती, लेकिन यहाँ पर XC होता और आपको यही एक्सप्रेशन मिलती, लेकिन ये इस तरीके से मिलती है उस वक्त, Z इज इक्वल टू, यानी LC फॉर, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर RC सर्किट। RC सर्किट के लिए ये Z किसके बराबर आ जाता? ये आ जाता, शाबाश, R स्क्वायर, R तो उसमें भी है, प्लस उसकी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC स्क्वायर। तो आप उसको लिख सकते थे Z इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C ओमेगा स्क्वायर, दैट इज C स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि XC किसके बराबर होता है? 1/C ओमेगा। आप इसको और एक तरीके से भी लिख सकते थे, किस तरीके से? Z इज इक्वल टू, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, क्या स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू और यहाँ पर C स्क्वायर।
So impedance in case of LR, it is this or this. In case of RC, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं. तो in case of an RC circuit containing a resistance and a capacitor, this impedance Z must be equal to, it will come out to be equal to square root of R square plus X square XC square, या फिर ये इस तरह से लिख सकते हैं. तो आगे बचता है impedance in case of LCR सर्किट. impedance किस सर्किट में? LCR सर्किट में. LCR सर्किट में impedance किसके बराबर होगी? ठीक है ना, यानी तीनों कंपोनेंट्स अगर रखेंगे तो उसको हम आगे करेंगे दूसरे वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.